हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। तो यहाँ पे थर्ड पार्ट में आपके लिए ले आया हूँ। क्लास 10 केमिस्ट्री का चैप्टर 3 है जो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो इस पार्ट में हम लोग लास्ट पार्ट है ये। तो इसमें हम लोग प्रॉपर्टीज़, आयनिक कंपाउंड के प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे और एंड में जो सबसे फेवरेट सेगमेंट है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का, तो मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस विद सॉल्यूशंस प्रोवाइड करूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने टॉपिक से, प्रॉपर्टीज़ ऑफ आयनिक कंपाउंड। इसके पहले के दो पार्ट्स में मैंने आपको रिएक्शन ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, रिएक्शन ऑफ मेटल विद डाइल्यूट एसिड, वाटर इन एयर, तो इन सब चीज़ों के बारे में बताया था, प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताया था। तो ये फाइनल पार्ट होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ आयनिक कंपाउंड। तो उससे पहले आयनिक कंपाउंड मैंने पिछले पार्ट में बताया था, उस दोबारा बता देता हूँ। जो कंपाउंड ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनते हैं, सो ऐसे कंपाउंड जो कि ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ई माइनस इलेक्ट्रॉन से बनते हैं, उन्हें हम लोग आयनिक कंपाउंड कहते हैं। तो ऐसे कंपाउंड जो कि ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनते हैं उनको आयनिक कंपाउंड्स कहते हैं। तो इसके प्रॉपर्टीज़ अब हम लोग देख सकते हैं। बुक में जो दिया हुआ है वही मैं आपको यहाँ पे समझाऊंगा। तो चलिए देखते हैं पहली प्रॉपर्टी जो कि है फिजिकल नेचर के बारे में। तो आयनिक कंपाउंड के फिजिकल नेचर क्या होता है। तो आयनिक कंपाउंड्स आर सॉलिड्स एंड आर समवॉट हार्ड बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन आयंस। तो आयनिक कंपाउंड सॉलिड्स होते हैं और हार्ड होते हैं। क्यों? क्योंकि उनके बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स रहता है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है? जो आयंस के बीच जो फोर्स एग्जर्ट होता है उसको हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, आयंस या पॉजिटिव या नेगेटिव आयन के बीच जो यहाँ पे फोर्स उनको एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट करता है, उसे हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। तो फिजिकल नेचर जनरली हार्ड होते हैं और सॉलिड्स होते हैं। और क्यों होते हैं? क्योंकि उनके बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स प्रेजेंट होता है। तो उसके बाद मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट, हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स इनके पास होती है। आयनिक कंपाउंड की एक और प्रॉपर्टी है हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। Solubility, electrovalent compounds, the ionic compounds are generally soluble in H2O and insoluble in solvents like kerosene, petrol, etc. तो solubility, इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स, यहाँ पे मैंने इसका दूसरा नाम है, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड। तो ये भी क्वेश्चन 1 मार्क का बन सकता है कि आयनिक कंपाउंड को और क्या कहते हैं। तो इनको इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स कहते हैं। तो ये जनरली वाटर में तो सॉल्यूबल होते हैं पर इनसॉल्यूबल होते हैं सॉल्वेंट जैसे कि केरोसिन, पेट्रोल, एक्सेट्रा। तो केरोसिन, पेट्रोल में ये इनसॉल्यूबल होते हैं और वाटर में इजीली सॉल्यूबल होते हैं। तो कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो यहाँ पे अब कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में देखते हैं। द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू अ सॉल्यूशन इन्वॉल्व्स द मूवमेंट ऑफ चार्ज पार्टिकल। तो अगर कोई सोल्यूशन इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करना चाहता है तो उसके पास यहाँ पे चार्ज्ड पार्टिकल होने चाहिए। मूवमेंट ऑफ चार्ज पार्टिकल जब तक नहीं होंगे तब तक इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा। तो अ सॉल्यूशन ऑफ आयनिक कंपाउंड इन वाटर कंटेन्स आयंस विच मूव टू द अपोजिट इलेक्ट्रोड्स व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड इन मोल्टेन फॉर्म। तो यहाँ इन मोल्टेन फॉर्म मैं अभी आपको बताता हूँ। तो जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं, आयनिक कंपाउंड्स के जो सोल्यूशन होते हैं वो वाटर में जब वो प्रेजेंट होते हैं तो आयंस कंटेन करते हैं जो अपोजिट इलेक्ट्रोड, जब इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस कहते हैं तो वो अपोजिट इलेक्ट्रोड्स में, एनोड और कैथोड में अटैच हो जाते हैं, जिससे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है। और ये जो होते हैं मोल्टेन फॉर्म या सॉल्यूबल फॉर्म में रहते हैं। मोल्टेन या फिर कोई आयनिक कंपाउंड जो काफ़ी हार्ड है उसको हम लोग मेल्ट कर देते हैं, तब उसमें हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस करते हैं, या फिर उसको वाटर में हम लोग सॉल्यूबल, मतलब वाटर में हम लोग डिजॉल्व कर देंगे। नेक्स्ट जो टॉपिक आता है इसको मैंने थोड़ा लास्ट में लिया हुआ है, एनोडाइजिंग। तो एनोडाइजिंग क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग अ थिक लेयर ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड विच मेक्स द सब्सटेंस रेजिस्टेंट फॉर फर्दर कोरोजन। द एल्यूमिनियम इज मेड एनोड रॉड। तो एक ऐसी प्रोसेस जिसमें थिक लेयर बनता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड का, जो कि कोरोजन से बचने में मदद करता है। और इस प्रोसेस में एनोडाइजिंग इसका नाम है। इसका मतलब एनोडाइजिंग मतलब जो एल्यूमिनियम रॉड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनता है तो एल्यूमिनियम रॉड को यहाँ पे एनोड बनाया जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे एनोड, यहाँ पे एल्यूमिनियम रॉड यहाँ बना हुआ है एक्सपेरिमेंट। इसको मैं थोड़ा जूम करके आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे देखिए एल्यूमिनियम को हम लोगों ने एनोड बनाया हुआ है और यहाँ पे हम लोगों ने डाइल्यूट H2SO4 से इसको रिएक्ट करवाया है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन दूसरी तरफ यहाँ एनोड में चला जाता है, तो ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड H2 और SO2 बना लेता है प्रोडक्ट साइड में। तो ये इसका रिएक्शन में मैंने इसलिए लिख दिया ताकि आप इजीली इसको समझ पाएँ। तो उसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि 9th क्लास में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा। वाई सोडियम इज केप्ट इन वाटर, वाटर नहीं, यहाँ पे होगा केरोसिन।
सोडियम मेटल को हम लोग केरोसिन में क्यों रखते हैं? तो यहाँ पे केरोसिन होगा। तो सोडियम है एक्सट्रीमली रिएक्टिव मेटल। तो सोडियम एक बहुत ही एक्सट्रीमली रिएक्टिव मेटल है। इट रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन एंड वाटर टू प्रोड्यूस सोडियम ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड एंड H2 गैस। यहाँ पे ये गैस है H2 गैस, अप एरो मैंने बताया है। The H2 gas sometimes catches fire, thus to protect the metal from coming in contact with air and to prevent accidental fires, it is kept in kerosene। तो यहाँ पे वाटर की जगह केरोसिन यहाँ पे होगा, तो उसका आप थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सोडियम एक बहुत एक्सट्रीमली रिएक्टिव मेटल होता है। ये वाटर और एयर में भी रिएक्ट हो जाता है, ऑक्सीजन और वाटर से बहुत ही वायलेंटली रिएक्ट होता है। तो इसीलिए इस रिएक्शन को प्रोटेक्ट करने के लिए, इस रिएक्शन को प्रिवेंट करने के लिए हम लोग इसको केरोसिन में रखते हैं। अगर ये रिएक्शन हुई तो ये एक्सीडेंटल फायर्स भी कॉज कर सकती है, तो इसीलिए इन सब से बचने के लिए हम लोग इसको वाटर में केरोसिन में रखते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे सेपरेटली यहाँ पे आपको बताया है। तो यहाँ पे आप करेक्ट कर लीजिएगा, यहाँ पे केरोसिन होगा। तो नेक्स्ट फिर हम लोग यहाँ पे चलते हैं, नेक्स्ट फिर हम लोग चलेंगे लास्ट जो है कोरोजन। तो कोरोजन यहाँ पे ये टॉपिक आप बोलेंगे कि कट गया है तो भी मैं पढ़ा रहा हूँ। ये मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि ये पहले चैप्टर में भी आपके कोरोजन दिया हुआ है। तो कोरोजन के इसीलिए वहाँ पे मैंने फर्स्ट पार्ट में केमिकल रिएक्शन वाले चैप्टर में मैंने क्या कोरोजन के प्रिवेंशन नहीं बताए थे, इसीलिए मैं इसको इस चैप्टर में बता दे रहा हूँ। ये टॉपिक कट चुका है तो भी आपको ये जानना चाहिए, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन इससे आ सकते हैं। तो यहाँ कोरोजन द डिटोरिएशन ऑफ मेटल एज अ रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन बिटवीन मेटल एंड सराउंडिंग एनवायरनमेंट। तो डिटोरिएशन मतलब सिंपल डेफिनेशन मैं आपको इसका बता देता हूँ। व्हेन मेटल इज रिएक्टेड विद मॉइस्चर और वाटर, मॉइस्चर और वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, ऑक्सीजन, तो यहाँ पे जो रिएक्शन होता है उसको हम लोग कोरोजन कहते हैं। अब अलग अलग मेटल्स के लिए अलग अलग कोरोजन का रिएक्शन होता है। जैसे कॉपर, कॉपर जब रिएक्ट, कॉपर हम लोग कोरोड कब कहेंगे, जब कॉपर CO2 से रिएक्ट करता है और कार्बन, कॉपर कार्बोनेट फॉर्म करता है CuCO3, तब हम लोग बोलेंगे, जो कि ग्रीन कलर का होता है। कॉपर पे ग्रीन लेयर दिखने पे हम लोग बोलेंगे कि ये कोरोडेड है, इसमें कोरोजन प्रोसेस हुई है। यहाँ पे जो एजी मतलब यहाँ पे सिल्वर है। सिल्वर जब सल्फाइड से रिएक्ट करता है या सल्फर से रिएक्ट करता है, तो यहाँ पे सिल्वर सल्फाइड AgS बनाता है, जो कि ब्लैक कलर में होता है। सिल्वर पे ब्लैक कोटिंग अगर आपको दिखे तो वो कोरोडेड है, वो उसमें कोरोजन प्रोसेस हुई है। तो यहाँ पे फिर हम लोग को आयरन, तो आयरन हमको सबको पता है कि ये वाटर, वाटर या मॉइस्चर और एयर में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है उससे रिएक्ट करके आयरन ऑक्साइड, जो कि रेडिश ब्राउन कलर में होता है, यहाँ रेड कलर मैंने लिखा है, तो उसको आप रेडिश ब्राउन कलर कर सकते हैं। ये आयरन की रस्टिंग तो आप लोगों ने देखी ही होगी, आयरन के कोरोजन को हम लोग रस्टिंग बोलते हैं। ये रेडिश ब्राउन कलर का होता है और इसका फॉर्मूला देख लीजिए Fe2O3.XH2O। तो XH2O मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पे H2O हम लोग, यहाँ पे H2O से ये रिएक्ट होकर कोरोड होता है। तो यहाँ पे H2O की क्वांटिटी कुछ भी हो सकती है, 7H2O हो सकता है, कोई भी H2O यहाँ पे प्रेजेंस हो सकता है। ये हाइड्रेटेड फॉर्म में बताता है कि यहाँ पे जो आयरन है वो हाइड्रेटेड फॉर्म में प्रेजेंट है। तो नेक्स्ट फिर हम लोग इसके प्रिवेंशन को चलते हैं कि कैसे हम लोग इसको प्रिवेंट कर सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट है पेंटिंग, ऑयलिंग या ग्रीजिंग। या हम लोग पेंट कर सकते हैं, ऑयल डाल सकते हैं या ग्रीस डाल सकते हैं, जिससे ये प्रिवेंट हो जाएगा। क्रोम प्लेटिंग, क्रोम प्लेटिंग मतलब इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ मेटल बाई क्रोमियम मेटल। तो यहाँ पे जब हम लोग इलेक्ट्रोप्लेट कर देते हैं कोई भी मेटल को क्रोम से, तो यहाँ पे ये भी प्रिवेंट करता है कोरोजन को। सेकंड मेथड क्रोम प्लेटिंग है। थर्ड एनोडाइजिंग, जैसा मैंने आपको पिछले स्लाइड में बताया था, एनोडाइजिंग, एनोड बना सकते हैं हम लोग। एल्यूमिनियम को एनोड बना के उसके बाद एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लेयर फॉर्म हो जाती है, जिससे कोरोजन प्रिवेंट हो जाता है। तो गैल्वेनाइजेशन, गैल्वेनाइजेशन कोटिंग ऑफ जिंक ऑन आयरन एंड स्टील प्रिवेंटिंग रस्टिंग। तो जब जिंक को हम लोग आयरन और स्टील पे कोट करते हैं, जिससे रस्टिंग प्रिवेंट हो सकती है। एलॉइंग, एलॉइंग मतलब गुड मेथड ऑफ इम्प्रूविंग द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। तो एलॉइंग में हम लोग मेटल को मेटल में एलॉयज ऐड करते हैं, जिससे उनकी प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती हैं, और ये भी हमको रस्टिंग से प्रिवेंट करने में हेल्प करता है। तो यहाँ पे एक और मैं बताता हूँ कि स्टील, जैसे हम लोगों ने घरों में सुना है कि स्टेनलेस स्टील है, उसमें स्टेन नहीं लगता, रस्ट नहीं लगता, तो वो क्यों होता है? आयरन, पहले हम लोग आयरन लेते हैं, उसके बाद स्टील, आयरन को स्टील में कन्वर्ट किया जाता है। तो स्टील क्या होता है? आयरन प्लस कार्बन। तो जब आयरन में हम लोग कार्बन ऐड कर देते हैं, तो वो स्टील का फॉर्मेशन, फिर उसमें प्रोसेस केमिकल रिएक्शन होकर वो स्टील बन जाता है। और कार्बन जो है वो काफ़ी अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, तो वो ऑक्सीजन को रिड्यूस कर देता है, जिससे कोरोजन प्रिवेंट हो जाता है। इसीलिए स्टील में ज़्यादा स्टेन या रस्ट नहीं लगता है।
तो इसी के साथ यहाँ पे हमारे ये पार्ट ओवर होता है। अब हम लोग चलते हैं यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यहाँ पे आप देख सकते हैं, मेटल्स और नॉन मेटल्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। इसको मैं थोड़ा जूम इन करके आपको बता देता हूँ। यहाँ पे पास्ट 10 ईयर्स के क्वेश्चन यहाँ मैंने यहाँ पे दिया हुआ है, तो इसको आप ज़रूर करें। इससे आपकी काफ़ी प्रैक्टिस भी हो जाती है। पास्ट 10 ईयर्स के क्वेश्चंस को अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपको काफ़ी अच्छी तरीके से आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। अगर आपको इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप ज़रूर यहाँ पे ये सॉल्यूशंस जो मैं अभी दिखा रहा हूँ इसको आप रेफ़र कर सकते हैं। फुल सॉल्यूशंस, सारे क्वेश्चंस के यहाँ सॉल्यूशंस दिए हुए हैं, तो इन क्वेश्चंस को आप ज़रूर रेफ़र करें। तो इसी के साथ हमारे ये चैप्टर भी ख़त्म हो गया है। लास्ट पार्ट, हर चैप्टर के लास्ट पार्ट में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रोवाइड करता हूँ। तो यहाँ पे ये चैप्टर भी हमारा ख़त्म हो गया है। तो अगर आपको कोई और चैप्टर चाहिए तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में हमको बता सकते हैं। अगर आपको और किसी चैप्टर्स का नोट्स या उससे रिलेटेड चाहिए वीडियो चाहिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। ज़रूर वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। नोट्स के लिए डिस्क्रिप्शन चेक करें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो मेल दिया हुआ है इसमें हम लोग को ईमेल एड्रेस पे मेल कर दिए हैं, तो हम लोग आपको 48 आवर्स में नोट्स प्रोवाइड कर देंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम।